गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आज मातृभाषा के बारे में पढ़ रहे हैं कि मातृभाषा जो है वो किस प्रकार से हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक है और मातृभाषा जो है उसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है और मातृभाषा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक है, हमारा जो यूनिट हमारा फर्स्ट चल रहा है, इसमें हमारा जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हमारा बन रहा है भाषा का। भाषा के साथ साथ हमारा जो मातृभाषा है वो भी जुड़ा हुआ है। तो मातृभाषा का महत्व हमने पढ़ा इससे पहले वाले लेक्चर में। अब हम करेंगे मातृभाषा के उद्देश्य क्या क्या है और मातृभाषा की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। ठीक है, मातृभाषा के उद्देश्यों की हम बात करें तो एम ऑफ द मदर टंग हम इसको कहेंगे एम, क्योंकि क्या है एम और ऑब्जेक्टिव में भी जो है बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एम की बात कर रहे हैं कि एम्स ऑफ दी मदर टंग क्या होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे मातृभाषा की कि मातृभाषा क्या है। थोड़ा सा किसी भी क्वेश्चन को शुरू करते हुए हम सबसे पहले उसकी भूमिका की बात करते हैं कि जो हमारी भूमिका है वो क्या रहेगी इसमें, कि मातृभाषा जो है वो माँ के दूध से ही हमें प्राप्त होती है। और जो बच्चा क्या है सतत आसपास के वातावरण में हमें अपने भाषा ज्ञान में क्या करता रहता है, वृद्धि करता रहता है। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि बच्चे के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि भाषा शिक्षण की आवश्यकता हर बच्चे को पड़ती है और माँ की गोद तथा आसपास के वातावरण में सीखा हुआ भाषा ज्ञान क्या है, सीमित होता है ना। तो जबकि जीवन में कुशलता प्राप्त करने के लिए जो है इससे काम नहीं चलता, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, अभिव्यक्ति की कुशलता प्राप्त करने के लिए विस्तृत भाषा ज्ञान की हमें आवश्यकता होती है। और जो वो ज्ञान है वो सभी बच्चों के लिए क्या है, अनिवार्य है। कौन सा ज्ञान, भाषा ज्ञान और भाषा शिक्षण का ज्ञान। अच्छे इसके बिना क्या है, बच्चे की शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। सामान्यतः भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, शुद्ध बोलना अथवा लिखना ही माना जाता है। अर्थात भाषा शिक्षण के द्वारा व्यक्ति इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि वह दूसरों की मौखिक और लिखित भाषा को लिखित रूप से आराम से समझ सके। जो स्टूडेंट्स क्या है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो भाषा शिक्षण है वो अनिवार्य है हर बच्चे के लिए। और इसका जो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि बच्चे को हम लिखित रूप से और मौखिक रूप से इस योग्य बना दें कि बच्चा जो है वो भाषा की सूक्ष्मता को जान जाए, गहराई से सीख जाए और क्या उसमें प्रयोग करना है, भाषा का किस रूप में उसमें प्रयोग करना है वो सीख जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो है वह क्या है कि यही चीजें इसके अंदर आएगी कि जो हम बच्चा पढ़ता है, बोलता है, लिखता है या सुनता है, और सुनकर जो समझने का भाषाई जो कौशल है उसका जो एक उचित लेवल है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो जब तक व्यक्ति का विकास उस लेवल तक एज के अकॉर्डिंग नहीं हो जाता तब तक जो व्यक्ति क्या है वो साहित्यिक और सृजनात्मक जो उसकी रुचियां हैं वो डेवलप नहीं है ना। किसी भी जब हम एक लेवल को पार कर जाते हैं ना उसके बाद ही जो है हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। उसके अंदर हमारा साहित्यिक, हमारा रचनात्मक कौशल है ना, और जो हमारा सृजनात्मक कौशल और जो हमारी रुचियां हैं इसके साथ साथ जो हमारी जुड़ी होती हैं, जो इसमें निहित होती हैं, वो भी जो है हमारी मातृभाषा को जो है वो उसमें अपना रोल प्ले करती है। ये ऑब्जेक्टिव भी है हमारा कि हम जो है वो हर चीज को अपनी मातृभाषा में सीखें, कैसे हम अपने कौशलों में डेवलप करें। तो कुछ एक हम इसके लिए शीर्षकों का प्रयोग करेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि मातृभाषा के जो है हमारे उद्देश्य क्या है। फर्स्टली हम इसमें उद्देश्यों की बात करेंगे, कौशलात्मक उद्देश्यों की बात करेंगे। कौशलात्मक यानी कि जो चीजें कौशल पर आधारित है, ठीक है। कौशलात्मक उद्देश्य, स्किल्स, कौशल का हम क्या कहते हैं इसके अंदर, स्किल्स कहते हैं। कौशलात्मक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा के क्या है, कौशल हैं, चार कौशल हैं, है ना। कौन कौन से, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इनको, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो जो विद्यार्थियों को इन भाषा कौशलों में पारंगत कराना क्या है, भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी कि कौशलात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना कौशलात्मक उद्देश्य, और उसके साथ साथ मैंने अभी आपको बताया जैसे कि कौन कौन से उद्देश्य, जो भाषाई कौशल के उद्देश्य हैं, तो उनको जो प्राप्त करना क्या है, हमारा जो है मातृभाषा का उद्देश्य रहता है। इसमें जो है कुछ एक बातें निहित होती हैं, वो क्या है। फर्स्टली हम इसमें बात करेंगे कि विद्यार्थियों को जो है जब सुनेगा बच्चा तो क्या करेगा, सुन करके उसका अर्थ ग्रहण करेगा स्टूडेंट्स, है ना।
तो अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना वो हमारा क्या है, वो हमारा कौशलात्मक उद्देश्य माना जाता है। दूसरा, विद्यार्थियों को बोल करके, सुनना प्लस बोलना, तो बोलने की जो योग्यता है उसकी जो व्यक्त करने की योग्यता है उसको विकसित करना भी क्या है, हमारे मातृभाषा का उद्देश्य है। फिर थर्डली हम इसमें बात करेंगे विद्यार्थियों को शुद्ध, सस्वर और मौन पाठ कर सके, बच्चे जो है वो स्वाध्याय कर सके, मौन पाठ कर सके, यानी कि पढ़ना है ना, उसकी जो योग्यता का विकास करना है वो भी क्या है, हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। फिर है विद्यार्थियों को पढ़ करके विचार एवं भाव समझने की योग्यता विकसित करना। विचार और भाव जो समझ सकते हैं वो कैसे समझेंगे, जब उनको अपनी इस चीज में मास्टरी हो जाएगी। फिर है विद्यार्थियों में मुहावरे, लोकोक्ति या जो भी चीजें हैं उनकी जो है उनको समझना है ना। किसी भी भाषा के अंदर सारी चीजें होती हैं जिनके अर्थ भी जो है वो भी हमें समझने होते हैं, तो उससे क्या है, हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो जो बच्चों का शब्द भंडार है उसमें भी वृद्धि करना क्या है, हमारा मातृभाषा का उद्देश्य है। फिर है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे भाषा के शुद्ध रूप को जान सकें, भाषा के भावों को जान सकें और विचारों को स्पष्ट कर सकें स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद भाषा के द्वारा मनुष्य साहित्य जगत में प्रवेश कर जाता है और उसमें विभिन्न विधाओं का, उचित आरोह अवरोह का, इन सब चीजों का, स्वर का, लय, ताल, है ना, कहाँ हमने जोर से बोलना, आरोह अवरोह का क्या मतलब है कि कहाँ पर हमने रुकना है, कहाँ पर हमने तेज गति से बोलना है, कहाँ हमने कोमा लगाना है, कहाँ पर हमने विराम चिन्ह लगाना है ना। तो ये इन सब चीजों का ज्ञान क्या है, ये हमारे कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है। सेकेंडली हम इसमें बात करेंगे कॉग्निटिव एम्स की बात करेंगे या ज्ञानात्मक उद्देश्यों की बात करेंगे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य जो है किस प्रकार से हमारे ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। सेकेंड, ठीक है। तो जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है मातृभाषा के वो कौन कौन से हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्यों की बात हम करें तो इसमें आएगा कि विद्यार्थियों को विभिन्न शब्द रूपों के बारे में बताना, ध्वनियों के बारे में बताना, अक्षरों के बारे में बताना और उनका सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान बच्चे को देना, ये भी क्या है, हमारा एक मातृभाषा का उद्देश्य है। फिर भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान प्रदान करना, जैसे सांस्कृतिक, पौराणिक, सामाजिक और वैज्ञानिक, है ना। किसी भी तरह का जो ज्ञान है वो किसमें शामिल होगा, हमारे इसमें शामिल होगा। फिर है जो माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं वो क्या है, विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के जो विभिन्न गद्य साहित्य है, हिंदी के अंदर पद्य साहित्य है ना। तो जो गद्य साहित्य के अंदर कहानी है, नाटक है, जो संस्मरण है, जो रिपोर्टार्स हैं, जीवनियां हैं, उन सब का ज्ञान बच्चे को देना भी क्या है, जो है हमारा सामान्य उद्देश्य इसका रहता है, ठीक है। फिर है उच्चतर माध्यमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनको हिंदी साहित्य की जानकारी देना। उसके बाद माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जो है इन चीजों की तुलना करना और फिर वर्गीकरण करना और एग्जाम्पल देना, उदाहरण देने की योग्यता विकसित करना कि कैसे बच्चे जो है वो उदाहरणों के माध्यम से चीजों को सीखें, कैसे जो है उनमें अंतर कर सकें। फिर उसके बाद है विद्यार्थियों में ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति विकसित करने करके उन्हें क्या है, रचनात्मक कार्यों के उन्मुख करना भी क्या है, हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर हम थर्ड बात करते हैं सृजनात्मक उद्देश्य की। सृजनात्मकता जैसे नाम से ही सहायक है कि किसी भी नई चीज का निर्माण करना, स्टूडेंट्स वो क्या है, सृजनात्मक उद्देश्य है हमारा। और मातृभाषा का उद्देश्य क्या है, सृजनात्मकता विकसित करना या सृजनात्मक उद्देश्य जो है वो हमारे हिंदी मातृभाषा के रहते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों को साहित्य की जो विभिन्न शैलियों से परिचित कराना और उनके प्रयोग के लिए प्रेरित उनको करना, विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों पर अपने मौलिक विचार प्रकट करने के लिए उत्साहित करना, विद्यार्थियों को स्वाध्याय के लिए अवसर देना और विद्यार्थियों को उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग कविता, कहानी, संवाद आदि लिखने के लिए अवसर एवं प्रेरणा प्रदान करना भी क्या है, सृजनात्मक उद्देश्य है। फिर हमारा इसके अंदर फोर्थ आता है रसात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्य। रसात्मक एवं समीक्षात्मक, ठीक है। रसात्मक का क्या अर्थ हुआ, जहां से रस निकले। रसात्मक का अर्थ क्या हुआ, जहां से रस की उत्पत्ति हो, ठीक है। और समीक्षा का मतलब क्या हुआ, जहां पर किसी भी चीज के
जो अच्छाई है वो भी देखी जाए और जो बुराई है वो भी देखी जाए, जो गुण है वो भी देखे जाए, जो दोष है वो भी देखे जाए, है ना। तो कहते हैं जो भाषा और साहित्य का क्या है आपस के अंदर गहरा रिश्ता है। जो भाषा है वो साहित्य का एक चोली दामन का साथ इसको कहते हैं कि दोनों चीजें आपस के अंदर बहुत गहरे से जुड़ी हुई हैं। भाषा के बिना क्या है, साहित्य की कल्पना करना हो ही नहीं सकता, साहित्य की कल्पना नहीं हो सकती बिना भाषा की, ठीक है। तो जो साहित्य को अमूल्य निधियों से भर देता है वो हमारा भाषा है। फिर साहित्य का संबंध रस से है, इसलिए भाषा शिक्षण में रसात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्यों को सम्मुख रखना भी क्या है, इसका उद्देश्य है। फिर भाषा शिक्षण के रसात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्यों में निम्नलिखित बातें हमारी शामिल होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है विद्यार्थियों में साहित्य की विभिन्न विधाओं का रस स्वादन करने की योग्यता विकसित करना। जो साहित्य के जानकार हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, उनको जो साहित्य की विधाएं हैं, है ना, एक सामान्य आदमी की तुलना में उनको जो रस की अनुभूति होती है वो ज्यादा होती है उससे, क्योंकि उसको उनको पढ़ने से जो फीलिंग्स उनकी आती हैं दिमाग के अंदर, या जो अर्थ के साथ उनका जुड़ाव है साहित्यकारों का, कविताकारों का, तो वो बहुत ही ज्यादा उससे रहता है। तो विद्यार्थियों में भी इस प्रकार का रसास्वादन करने की योग्यता विकसित करना। जब तक हम योग्यता विकसित नहीं करेंगे तो उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि साहित्य के अंदर भी रस है, साहित्य के अंदर भी आनंद की अनुभूति है, जिसको कि हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर विद्यार्थियों में साहित्य की समीक्षाओं का अध्ययन करने की योग्यता विकसित करना कि साहित्य के अंदर अच्छी चीजें क्या हैं, साहित्य की भी अपनी कुछ कमियां होती हैं, वो कमियां क्या है, ये हम तभी कर पाएंगे स्टूडेंट्स जब हमें डिटेल में इस चीज का पता होगा। तो जो मातृभाषा में साहित्य लिखा जाता है उसका जो है, अगर हम ज्ञान प्राप्त अगर हमें है तो हम इजीली उसकी समीक्षा भी कर सकते हैं और हम अपने बच्चों को जो है वो उसके लिए तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। फिर विद्यार्थियों में साहित्य की विभिन्न विधाओं की समीक्षा करने की योग्यता विकसित करना। जो साहित्य की विधाएं कौन कौन सी है हमारी, साहित्य की हमारी बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे पद्य है, गद्य है ना। तो जो गद्य है, पद्य के अंदर भी जो हमारी कविताएं होंगी, दोहे हो गए, गद्य के अंदर मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे कि कहानियां होंगी, नाटक हो गए, रिपोर्टाज हो गए, जीवनी होगी, सत्संग्रहण हो गए, बहुत सारी विधाएं होती है गद्य और पद्य की। तो जो साहित्य की सारी जो हमारी विधाएं हैं उनकी समीक्षा कैसे की जाए, क्या तो सब इनके बीच में क्या अंतर है, किस तरह से हम किसी चीज को कहानी का नाम देते हैं, किस तरह से हम किसी चीज को कविता का नाम देते हैं, किनको हम जीवनी की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, किनको हम संस्मरण की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, है ना। तो उनकी जो समीक्षा करनी है, कौन किस हिसाब से लिख रहा है साहित्यकार, वो भी जो गुण है बच्चों के अंदर अगर हमने भरने हैं तो उसके लिए भी जो मातृभाषा का शिक्षण है वो बहुत अधिक जरूरी है। फिर है अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य, अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य। अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य में स्टूडेंट्स क्या आएगा कि जो विद्यार्थियों की साहित्यिक अभिव्यक्तियां हैं और जो दृष्टिकोण है उनका विकसित करना इसके अंतर्गत आएगा, है ना। एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं एटीट्यूडिनल एम्स, है ना। विद्यालय में कहता है कि अच्छे पुस्तकालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। बच्चे में क्या है, विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति रुचि विकसित हम बच्चे को करें, है ना। उसके लिए क्या करें, विद्यालय को में रुचि विकसित करें। सबसे पहले एटीट्यूड कैसे बनेगा, जब किसी चीज को बच्चा देखेगा, पढ़ेगा, वहां ऐसे एनवायरमेंट में रहेगा तो कुछ ना कुछ उसके अभिव्यक्तियां उसकी ओर जो है वो आतुर हो जाएंगी। फिर कहते हैं कि इसमें विद्यालय में अच्छे पुस्तकालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें पढ़ने के लिए अवसर हमें देने चाहिए। बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने निजी पुस्तकालय की व्यवस्था के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। कि आजकल तो देखो स्टूडेंट्स नेट का जमाना है, तो नेट पर हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, है ना। पहले तो एक टाइम था कि हमें सिर्फ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी ही जाना पड़ता था, या हम अखबारों का सहारा लेते थे, न्यूज़पेपर का सहारा लेते थे, मैगजीन्स का सहारा लेते थे। लेकिन अब तो ऑनलाइन भी सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो अगर हम बच्चे को क्या करें, अगर बच्चे को हम अपने जो है एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं इस चीज में, तो ये भी हमारा उद्देश्य है मातृभाषा का कि बच्चे को हम साहित्य के प्रति घर बैठे बैठे भी जो है हम उनको जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। फिर विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुकूल अच्छी और उपयोगी पुस्तकें पढ़ाने में भी हम बच्चे की सहायता कर सकते हैं कि बच्चा जो है अपनी रुचियों के अकॉर्डिंग पुस्तक पढ़े। अब हम उसमें क्या करेंगे, हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं इस चीज के लिए कि हाँ स्टूडेंट्स ये वाली चीजें जो है वो आपके लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें है कि रचनात्मक कार्य में विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न की जाए और उनके लिए क्या है
विकसित करने के लिए भी हमें कुछ एक कदम उठाने चाहिए। क्या कि स्कूल में पत्रिका का संचालन किया जाए, विद्यालयों को लिखने के लिए प्रेरित किया जाए, विद्यार्थियों को ऐसे कंपटीशन दिए जाए, ऐसी प्रतियोगिताओं का जो है आयोजन किया जाए, है ना। फिर विद्यार्थियों के क्या है मानसिक स्तर के जो अनुकूल हैं काव्य कहानी या जो प्रतियोगिताएं हैं वो कराई जानी चाहिए, ताकि विद्यार्थी क्या है उसमें अपनी मौलिक रचनाएं जो हैं वो अपनी मौलिक रचनाएं दिखाएं, अपनी मौलिक रचनाएं लिखें, उसके लिए उसको बच्चे को हम प्रेरित करें। फिर बड़ी कक्षाओं में विद्यार्थियों को क्या है सामयिक विषयों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए भी जो है हमें प्रेरित करना चाहिए कि समसामयिक घटनाएं बहुत सारी होती है ना, तो हम उनका भी आयोजन वहां पर कर सकते हैं। जैसे वर्तमान के अंदर हम देखा जाए तो किसान आंदोलन चल रहा है, तो हम अपनी क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, हम क्लास के अंदर बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं कि हाँ जी बच्चों ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नीतियां बनी हैं, किसका लेकर के जो किसान है विरोध कर रहे हैं। तो वर्तमान समसामयिक घटनाएं कोई भी हो सकती है, जैसे कोरोना भी फैला पीछे, तो हम देखेंगे कि कोरोना जो है वो किस तरह से और आज भी फैला ही हुआ है, किस तरह से हम उससे बच सकते हैं, कैसे उसने जो है मानवता को अपने चपेट में लिया, इस प्रकार से मतलब इन चीजों पर जो बच्चे का एक दृष्टिकोण हमें पता लगता है कि बच्चा कितना उस चीज के को लेकर के सिंसियर है, कितना उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है देखने का, उसका एटीट्यूड क्या है घटनाओं के प्रति। तो उससे क्या है बच्चे का जो बच्चे का मेंटल लेवल है वो मेंटल लेवल बच्चे का हाई हो जाता है और बच्चा जो है उसकी समीक्षा करने में जो है वो क्या हो जाता है सक्षम हो जाता है। इसके अलावा भी क्या है विद्यार्थियों को जो है साहित्यिक रुचियों को विकसित करना और उसमें रचनात्मक कौशल विकसित करना। स्कूल में साहित्यिक कार्यक्रम जैसे कवि गोष्ठियां होगी, कहानियां गोष्ठी होगी, नाटक मंच हो गए आदि आयोजित किए जाने चाहिए, जिसमें क्या है सक्रिय रहकर बच्चे जो है वो अपने आप उसको इसके लिए प्रेरित हो जाएं। फिर स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और विद्यालय में क्या है उनको सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए क्या किया जाए, उत्साहित किया जाए। विद्यार्थियों को स्कूल में विभिन्न साहित्यिक सभाएं गठित करने के लिए और विद्यालय के बाहर चल रही अच्छी साहित्यिक सभाओं का जो है सदस्य बनने के लिए हम बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं। फिर विद्यार्थियों को साहित्यिक तथ्यों तथा चित्रों को एकत्रित करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। इसके अलावा भी जो है हम बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अलावा भी जो है ये सारे कौशल के अलावा भी जो अखिल भारतीय संगोष्ठी 1958 अखिल भारतीय संगोष्ठी भारतीय संगोष्ठी कहेंगे इसको 1958 ये जो है इसने भी कुछ उद्देश्य जो हैं वो दिए। वही कौन कौन से उद्देश्य थे, आपके गृहात्मक उद्देश्य, ठीक है, अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य उन्होंने दिए, रचनात्मक उद्देश्य उन्होंने दिए, श्लाघनात्मक उद्देश्य उन्होंने दिए, श्लाघात्मक उद्देश्य सॉरी। फिर जो फाइनली जो है वो क्या निकल के आया, कंक्लूजन हमारा यही निकल के आता है कि जो भाषा शिक्षण है उसके अनेक उद्देश्य हैं, उनको शब्दों में बांधना जो है वो संभव नहीं है। फिर भी सामान्यतः सुन करके समझना और उस भाषा के शुद्ध रूप को लिखना, भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ना, भाषा के शुद्ध रूप को सुनना और लिखने की योग्यता विकसित करना ही भाषा शिक्षण का क्या है मुख्य उद्देश्य माना जाता है। और ये जो चारों कौशल है ये क्या है भाषा शिक्षण के व्यापक उद्देश्य इनके अंदर निहित है। और इन चारों कौशलों में जब मास्टरी हो जाती है तो मनुष्य का क्या है भाषा पर भी अधिकार हो जाता है और साहित्य पर भी स्टूडेंट्स अधिकार हो जाता है, क्योंकि चारों कौशलों में प्रवीणता प्राप्त करके मनुष्य क्या कर लेता है, जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें सफलतापूर्वक प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और जो वास्तविकता है उसका रसास्वादन बच्चा करता है, ठीक है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक जो सफलता प्राप्त करने की जो योग्यता है वो भी स्टूडेंट्स यहाँ से प्राप्त करता है। सामाजिक एवं चारित्रिक विकास की ओर भी जो बच्चा है वो उन्मुख होता है। आत्मिक अभिव्यक्ति के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त होता है ना। कि आत्मिक अभिव्यक्ति क्या होती है, अपने जो मन के आइडियाज हैं, जो विचार हैं, उनको जब बच्चा व्यक्त करता है तो उससे भी क्या होगा, उससे भी जो बच्चे को मानसिक शांति होगी, जो कि उसके शारीरिक विकास में और उसके मानसिक विकास में और उसके बौद्धिक विकास में और हम ये कहें कि उसके सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो शिक्षा के जो बहुमुखी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भाषाई जो कौशल है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही क्या है हमारे भाषा शिक्षण के मेन उद्देश्य हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने इन सब उद्देश्यों के बारे में पढ़ा जो कि अखिल भारतीय संगोष्ठी 1958 ने भी अलग से अपने दिए हैं और इसके अलावा भी जो हमने पढ़े कॉमन जो हमारे एम्स हैं
वो हमारे लिए कौशलात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, रसात्मक उद्देश्य एवं समीक्षात्मक उद्देश्य, और जिसके अंदर क्या है अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य भी हमारे शामिल थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बना है ये हमारा, जिसमें कि जो है हमने मातृभाषा के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा और मातृभाषा के जो महत्व है इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा। तो ये मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट होता है कि मातृभाषा का महत्व स्पष्ट कीजिए और मातृभाषा का उद्देश्य जो है वो विस्तार से स्पष्ट कीजिए। आशा करती हूँ आपको इसमें से किसी तरह की कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर छोटा क्वेश्चन यहाँ से निकलता है तो सिंपली आप इसके अंदर मातृभाषा का अर्थ अगर आता है तो आप थोड़ा सा यही डिफाइन कर सकते हैं इसके अंतर्गत कि मातृभाषा होती क्या है ना। मातृभाषा क्या होती है, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके अंदर कि मातृभाषा का प्रयोग जो है आजकल विस्तृत रूप में लिया जाने लगा है, और उसमें क्या है ये किसी अक्षेत्र की उस भाषा को कहा जाता है जिसमें उस अक्षेत्र के व्यक्ति या उस अक्षेत्र में जन्मे पले व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात आजकल मातृभाषा को क्या है क्षेत्रीय भाषा का पर्याय माना जाने लगा है कि किसी भी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जब लोग इकट्ठे होकर के किसी भाषा को बोलते हैं तो वो जो रूप हमारे सामने आता है, चाहे वो लिखित रूप में है चाहे वो मौखिक रूप में है, तो वो स्टूडेंट्स हमारी क्या बन जाती है मातृभाषा बन जाती है। और इसका जो महत्व है वो हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट में बहुत अधिक सहायक है। इसका जो महत्व है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। स्टूडेंट्स आशा करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा।